कभी एकांत में बैठिए, कुछ मत सोचिए, बस प्रकृति को देखिए। आपको हर एक चीज में कुछ ना कुछ गति दिखाई देगी। ये एक ऐसी गति है जिसका आभास नहीं होता। इस गति में आगे निकलने की होड़ नहीं होती। ये सबको समान रूप से चलने और बहने का मौका देती है। इस मंजर को देखने से शांति तो मिलती ही है, साथ ही समझने का मौका भी मिलता है कि सतत गतिशीलता ही जीवन है और इसी गति से चल रहा है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। वियतनाम की राजधानी हनोई में राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की दूसरी मुलाकात। बातचीत में समस्या का कोई हल नहीं निकला, लेकिन दोनों नेताओं ने कहा सफल रही वार्ता। बातचीत जारी रहने पर हुई सहमति। ब्रेक्जिट मसौदे को लेकर ब्रिटेन में असमंजस। थेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए समय सीमा आगे बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा अगर मसौदे पर नहीं बनी सहमति तो पार्टी ब्रेक्जिट पर दूसरे जनमत संग्रह पर कर सकती है विचार। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में रहे कामयाब। हिंसा के बीच हुए चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को दी भारी मतों से मात। आतंकवाद पर शिकंजा कसना रहेगी चुनौती। इस हफ्ते दुनिया भर की निगाहें वियतनाम की राजधानी हनोई पर टिकी थी। कारण था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच शिखर वार्ता। 2 दिनों तक चली शिखर वार्ता में दोनों नेता किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने इसे एक सफल वार्ता करार दिया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 8 महीने बाद ये दूसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और यहीं से बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ। इस दौरान माहौल में किसी भी तरह का तनाव नहीं दिखा, लेकिन दोनों देशों के बीच चला आ रहा राजनीतिक तनाव बातचीत का मुद्दा जरूर था। दोनों नेताओं के बीच 2 दिनों तक वार्ता हुई, लेकिन इसमें वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने इस वार्ता को सफल बताया। सर्वोच्च नेता किम जोंग उन और राष्ट्रपति ट्रंप ने हनोई शिखर सम्मेलन में समस्याओं के समाधान पर चर्चा को जारी रखने का फैसला किया है, ताकि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त किया जा सके और उत्तर कोरिया अमेरिका के संबंधों में प्रगति आए। दोनों देशों के बीच मुद्दा था परमाणु निशस्त्रीकरण का। उत्तर कोरिया ने इसे लेकर लचीला रुख भी अपनाया, लेकिन उसकी शर्त थी कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए, जिसे लेकर अमेरिका तैयार नहीं दिखा। Basically, they wanted the sanctions lifted. असल में वे चाहते थे कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया जाए और हम ऐसा नहीं कर पाए। वो उन क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से को डी-न्यू करने के लिए भी तैयार थे जिन्हें हम चाहते थे, लेकिन हम इसके लिए सभी प्रतिबंधों को नहीं हटा सकते थे। इसलिए हम काम करना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी माना कि दोनों देशों की सोच में समानता आई है, लेकिन अब भी कई मुद्दे थे जिन पर असहमति थी। इस असहमति पर काम करने के लिए ट्रंप ने कहा कि वो किम जोंग उन से फिर मुलाकात करना चाहेंगे। He has a certain vision. किम जोंग उन और हमारी सोच अलग है, लेकिन 1 साल पहले की तुलना में काफी समानता आई है और मुझे लगता है कि आखिरकार सहमति बन जाएगी। लेकिन इस मुलाकात में सहमति नहीं बन पाई। हम देखेंगे कि क्या होता है। And we'll see what happens. वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अमेरिका की तरफ से शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और साथ ही कोरिया प्रायद्वीप के उज्जवल भविष्य की आशा की। दोनों नेताओं ने देखा कि तनाव को कम करने, शांति को बढ़ावा देने और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयास और सक्रिय कदम उठाए गए हैं। उन दोनों के बीच विश्वास को प्रोत्साहित करने और मूल रूप से अविश्वास और दशकों तक रहे अनैतिक संबंधों को बदलने की गंभीरता सार्थक रही है। इससे पहले किम जोंग उन ट्रेन से वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, जहां उनके स्वागत में सड़क के किनारे वियतनाम और उत्तर कोरिया के झंडे लेकर खड़ी जनता ने उनका स्वागत किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी भव्य स्वागत किया गया। हालांकि जब खबर आई कि हनाई शिखर सम्मेलन के कुछ ठोस परिणाम नहीं निकले हैं, तो नागरिकों को थोड़ी निराशा जरूर हुई। लेकिन बात यह भी है कि 7 दशकों से चली आ रही समस्या को सुलझाने में वक्त तो लगता ही है। अगर दोनों नेता बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, तो ये भी एक सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपने ब्रेक्जिट मसौदे पर वोटिंग 12 मार्च तक टाल दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद चाहें तो आर्टिकल 50 के तहत EU से अलग होने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इन सब विकल्पों के बीच कुछ भी निश्चित नहीं लग रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन की संसद में एक बार फिर ब्रेक्जिट को लेकर माहौल गर्म था। तनाव का कारण वही पुराना था कि क्या ब्रिटेन बिना किसी समझौते के यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। इस पर थेरेसा मे ने सांसदों को अपना मसौदा समझाने के लिए और समय दिया। साथ ही उन्होंने अलग होने की पूरी प्रक्रिया समझा दी। So today I want to reassure the House by making 3 further commitments. मैं 3 और प्रतिबद्धताएं करके सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम 12 मार्च मंगलवार को एक दूसरे सार्थक वोट का आयोजन करेंगे। दूसरा, अगर सरकार 12 मार्च के मतदान को नहीं जीतती है, तो EU के अधिनियम के तहत सरकार मतदान के लिए एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिस पर 13 मार्च को मतदान होंगे। सदन से ये पूछा जाएगा कि क्या वो 29 मार्च को भविष्य के संबंधों की एक रूपरेखा के साथ बिना किसी समझौते के EU से बाहर आने का समर्थन करता है या नहीं। इसका मतलब है कि ब्रिटेन 29 मार्च को बिना किसी समझौते के तभी बाहर होगा अगर सदन की इस पर साफ सहमति होगी। तीसरा, अगर सदन EU के साथ हुए समझौते के साथ बाहर आने पर सहमत नहीं होता है, मतलब एक वापसी समझौते के साथ और भविष्य के ढांचे के बिना 29 मार्च को बाहर आने से मना कर देता है, तब सरकार 14 मार्च को संसद में एक प्रस्ताव लाएगी कि संसद और समय चाहती है। अगर सदन इस पर सहमत होता है, तो आर्टिकल 50 के तहत बाहर निकलने की तारीख को बदलने के लिए जरूरी कानून लाए जाएंगे the EU and bring forward the necessary legislation to change the exit date commensurate with that extension. जर्मनी और फ्रांस ने भी कहा कि आर्टिकल 50 के तहत अगर ब्रिटेन समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश करता है, तो वो उस पर विचार कर सकते हैं। L'accord de retrait ne peut être renégocié. निकासी समझौते को फिर से नहीं बदला जा सकता है। अगर ब्रिटेन को ज्यादा समय की जरूरत है, तो हम उस अनुरोध पर तब विचार कर सकते हैं अगर एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ उद्देश्य पर काम होगा। Mais nous ne pourrons en aucun cas accepter une extension sans une perspective claire. Und drittens stehen wir in der Tat Ende des nächsten Monats. हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वापसी समझौता सही है। अगर ब्रिटेन को कुछ और समय चाहिए तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम एक व्यवस्थित समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। Abkommen gilt. Wenn Großbritannien etwas mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem nicht verweigern. इस बीच विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि अगर ब्रेक्जिट मसौदे को लेकर कोई सहमति नहीं बनती, तो वो इस पर दूसरे जनमत संग्रह का विरोध नहीं करेंगे। हालांकि ब्रेक्जिट मंत्री स्टीफन बार्कले का कहना है कि जनमत संग्रह को लेकर सांसदों में एक राय नहीं है। So there is a contradiction within his question. It's not. ये हमारे हित में नहीं है कि समय खत्म होता जाए। व्यापारी भी चाहते हैं कि अनिश्चितता जल्द से जल्द खत्म हो। दूसरे जनमत संग्रह को लेकर शायद वो पहली लड़ाई जीत गए हों, लेकिन उनके ही कई मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से दूसरे जनमत संग्रह के खिलाफ बात की है। इसलिए मैं उन्हें इस जीत पर बधाई देता हूँ। लेकिन एक दूसरा जनमत संग्रह अनिश्चितता को लंबा खींच देगा, और मुझे नहीं लगता कि ये व्यापार के हित में है। The uncertainty, and I don't think that's in the interest of business. इस बीच यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि जहां तक समय का सवाल है, वो ब्रिटेन को मोहलत देने की सोच सकता है, लेकिन इसके पीछे ठोस आधार का होना जरूरी है। हालांकि उसने अपने प्रस्तावों में बैकस्टॉप जैसी व्यवस्था को निकालने से इनकार कर दिया है। हम एक ऐसा समाधान खोजने की उम्मीद करते हैं जो दिशा निर्देशों का सम्मान करता हो और जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स से स्पष्ट बहुमत मिले। उस प्रक्रिया में हम बैकस्टॉप को नहीं बदलेंगे
और हम बाहर निकलने के समझौते को फिर से नहीं खोलेंगे। ब्रेक्जिट में बैकस्टॉप सबसे पेचीदा मुद्दा बनकर उभरा है। अगर ब्रिटेन बिना किसी समझौते के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलता है तो बैकस्टॉप हमेशा के लिए लागू हो सकता है, जिसके तहत उत्तरी आयरलैंड से होने वाले व्यापार पर ब्रिटेन के टैक्स कानून लागू नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन ब्रेक्जिट के लिए आर्टिकल 50 के तहत अलग होने के लिए समय सीमा बढ़ाता है तो उसे यूरोपियन यूनियन के चुनावों में भाग लेना पड़ेगा, जिसका अब कोई औचित्य नहीं दिखता। इस बात को यूनियन के दूसरे देश भी मान रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो 29 मार्च ही थेरेसा मे के लिए एक ऐसी तारीख है जिसके भीतर रहकर वो ब्रेक्जिट का हल ढूंढना चाहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी बात सूडान की, जहां के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संदेश में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। करीब 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया। 3 दशकों से सत्ता पर काबिज अल बशीर 2020 में फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और उन्हें सूडान की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। सरकार भंग करके और सभी गवर्नरों की छुट्टी कर दी और इसके बाद नए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रपति अल बशीर का ये फैसला दिसंबर के बाद से हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। राष्ट्रपति अल बशीर के 30 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे कार्यकाल को खत्म करने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूरे सूडान में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करता हूं और केंद्र और राज्य सरकार को भंग करता हूं। अल बशीर ने यह भी कहा कि एक नई सरकार ठोस आर्थिक कदम उठाए। साथ ही कहा कि वो बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक सरकार चलाने का काम एक कार्यकारी टीम को सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति ने टेलीविजन संबोधन में सूडान की संसद से संवैधानिक संशोधनों को स्थगित करने के लिए कहा, जिससे उनका 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा चुने जाने का रास्ता साफ हो जाए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की आग्रह किया। आर्थिक संकट ने सूडानी लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है, इसलिए हम स्थिति को सुधारने के लिए सख्त आर्थिक नीति अपनाएंगे। आपातकाल की घोषणा के बाद राजधानी खार्तूम समेत देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने करीब 1000 लोगों को हिरासत में लिया है। विपक्षी उम्मा नेशनल पार्टी और प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने राष्ट्रपति के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और विरोध और तेज करने की बात कही है, ताकि राष्ट्रपति बशीर को सत्ता से बेदखल किया जा सके। सूडान में लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति और जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ने को लेकर दिसंबर से उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें 3 सुरक्षा कर्मियों समेत अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति बशीर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, जबकि राष्ट्रपति का आरोप है कि विरोधी दल विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इस समय सूडान में अस्थिरता के हालात बनने के आसार बने हुए हैं, जो उसकी गिरती अर्थव्यवस्था और गर्त में ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। नाइजीरिया में निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अतिकू अबूबकर को एक बड़े अंतर से हराया। लेकिन इन चुनाव के दौरान जिस तरह हिंसा का वातावरण रहा, उसने यहाँ के मतदाताओं को भी प्रभावित किया। वो कम संख्या में वोट करने निकले। ऐसे में मोहम्मद बुहारी के विरोधी इस परिणाम को खारिज कर रहे हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के अबूजा मुख्यालय में जश्न का माहौल हो गया और खुशियां मनाई जाने लगीं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में सफल रहे।
76 साल के मोहम्मद बुहारी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व उपराष्ट्रपति अतीकू अबू बकर को करीब 40 लाख वोटों से शिकस्त दी। जीत के बाद बुहारी ने कहा कि वो देश की तमाम समस्याओं से निपटने की दिशा में काम करेंगे। We will continue to engage all parties. हम उन सभी पक्षों को शामिल करना जारी रखेंगे जो नाइजीरियाई लोगों का हित चाहते हैं। हमारी सरकार समावेशी रहेगी और हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। ये हमारे सपनों के देश के निर्माण का तरीका है जो सुरक्षित और समृद्ध है। पहले राष्ट्रपति चुनाव 16 फरवरी को होने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले हुई नरसंहार की एक घटना के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी को तय किया। हिंसा और अन्य तकनीकी खामियों के कारण कई बार टलने के बाद बीते 23 फरवरी को चुनाव मतदान हुआ। मतदान के दिन से भड़की हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। नाइजीरिया में मतदान में देरी से वोटों की नाराजगी बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ गया था। राष्ट्रपति चुनाव में महज 35.6% मतदान हुआ। बुहारी को 56% वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति अतीकू अबू बकर को 41% वोटों से संतोष करना पड़ा। विपक्ष चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहा है। अबू बकर ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया है। 1960 में ब्रिटेन से आजादी के बाद नाइजीरिया लंबे समय तक सैन्य शासन, कई बार तख्तापलट और अलगाववादी युद्ध देख चुका है। मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं एक नाइजीरियाई के रूप में बोल रहा हूं कि बुहारी प्रशासन द्वारा पिछले शनिवार को की गई चुनावी धोखाधड़ी से लोगों के लिए सरकार का गठन नहीं हो सकता। ये सरकार नाइजीरियाई लोगों की इच्छा के विपरीत है। बुहारी 1980 के दशक में 20 महीने तक सैन्य तानाशाह रहे थे। इसके बाद बुहारी 2015 में देश के राष्ट्रपति चुने गए और उनकी ये जीत एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इन चुनाव में पहली बार किसी सत्ताधारी राष्ट्रपति को हार का सामना करना पड़ा था और विपक्ष की जीत हुई थी। लोगों को उम्मीद बंधी थी कि नाइजीरिया में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं। बुहारी को लेकर देश में दो तरह की राय है। एक तबका उन्हें निरंकुश शासक कहता है, जबकि दूसरा मानता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और बोको हराम पर नकेल कसने के लिए अच्छा काम किया। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम खुश हैं। लोग ये नहीं समझते कि बुहारी क्या करना चाहते हैं। उनके पास नाइजीरिया और युवाओं का भविष्य है। हम यूरोबा के लोग बहुत खुश हैं कि बुहारी सीट जीत गए। नाइजीरिया में हमें शांति की जरूरत है, इसलिए अगर सबूत हैं और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम चुनौती दे सकते हैं, तो हमें अटीकू को अदालत जाने की सलाह देने की जरूरत है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश है। हालांकि यहाँ बिजली की कमी, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी बड़ी समस्या है। वर्ल्ड बैंक ने आने वाले साल में देश की विकास दर 2.2% तक गिरने का अनुमान लगाया है, जबकि बेरोजगारी 20% तक रहेगी। यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी बेहद गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर है। इसके अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी पर हिंसा से निपटने में असफल रहने के आरोप लगते रहे हैं। दुनिया में अब तक सबसे घातक आतंकवादी संगठनों में से एक बोको हराम के खिलाफ अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है। बोको हराम पिछले कुछ सालों में कई सैनिकों और हजारों नागरिकों की हत्या को अंजाम दे चुका है। नाइजीरिया में बुहारी पर अपने दूसरे कार्यकाल में अब आर्थिक मंदी और आतंकियों से निपटने का दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब देखते हैं दुनिया की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। देखते हैं दुनिया एक नजर। सोमवार को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी से मुलाकात की। सीरिया में 8 सालों से चल रहे गृह युद्ध के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में ईरान ने भरोसा दिलाया कि वो सीरिया को हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। गौरतलब है कि ईरान सीरियाई सेनाओं के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। सीरिया ने ईरान की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंतित इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की
उन्होंने इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दखल को लेकर इजराइल की चिंता से पुतिन को वाकिफ करवाया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इस क्षेत्र में इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है और उस पर लगाम लगाना जरूरी है। इस पर पुतिन का कहना था कि अगर सीरिया में शांति बहाली करनी है तो इजराइल से बात करना जरूरी है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वो यूरोप में अपनी नई मिसाइलें डिप्लॉय करता है तो रूस भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने 1 फरवरी को कहा था कि अगर रूस अमेरिका से हुए समझौते का पालन नहीं करता तो अमेरिका अगले 6 महीने में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से अलग हो जाएगा। इस संधि के तहत दोनों देश 300 से 3400 मील की दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को डिप्लॉय न करने पर राजी हुए थे। वेटिकन के कोषाध्यक्ष और पोप फ्रांसिस के मुख्य सलाहकार रह चुके कार्डिनल जॉर्ज पेल को यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया है। उन पर करीब 2 दशक पहले एक लड़के के यौन शोषण का आरोप था। मेलबर्न की एक अदालत ने उन्हें दिसंबर 2018 में ही दोषी करार दे दिया था। वेटिकन के प्रवक्ता ने पेल को दी गई सजा को एक दुखद समाचार बताते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने की पूरी छूट दी जाएगी। पेल को फिलहाल वेटिकन के सभी पदों से हटा दिया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल एक बार फिर चुनाव जीतकर दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। 24 फरवरी को हुए चुनावों में मैकी को कुल 58.27% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी इंद्रिसा सेक को मात्र 20.5% वोट ही मिले। इस चुनाव में 66 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भी मैकी सेल के चुने जाने का अनुमान लगाए जा रहे थे। सेनेगल में 2016 में संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल को 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था। और आइए माथे पर आए तनाव को कुछ कम करते हैं, माहौल को कुछ रंगीन बनाते हैं और देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। स्टार वॉर्स के दीवानों का 40 साल लंबा इंतजार अब जल्द खत्म हो जाएगा। वॉल्ट डिज्नी अमेरिका में 2 थीम पार्क खोलने जा रहा है, जहां सभी फैंस को स्टार वॉर्स की दुनिया की सैर करने का मौका मिलेगा। इससे भी बेहतर बात तो ये है कि पार्क में आपको बाटू जाने का मौका मिलेगा। बाटू एक ऐसा ग्रह है जिसका जिक्र किताबों और फिल्मों में तो है, लेकिन इसे कभी पर्दे पर दर्शाया नहीं गया। पार्क का नाम है स्टार वॉर्स गैलेक्सी एज। ये पार्क इस साल कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड और फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में खुलेगा। लोगों का अनुभव और अच्छा बनाने के लिए पार्क में कहानी पर भी काम किया गया है। पार्क में आप ब्लैक स्पायर आउटपोस्ट नाम की जगह पर होंगे, जहां तस्कर और शिकारी रहते हैं। आपको हान सोलो के मशहूर स्पेसशिप मिलेनियम फाल्कन का भी मजा मिलेगा। दुनिया भर में मशहूर पोकेमॉन कार्टून पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म डिटेक्टिव पिकाचू जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में पिकाचू एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसे आवाज रायन रेनॉल्ड्स ने दी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पिकाचू को कॉफी की लत है और वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उसकी हैट पर एक नाम और पता है जो उसके पुराने दोस्त हैरी का है, लेकिन उस पते पर पहुंचने पर उसकी मुलाकात हैरी के बेटे टिम से हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर राइम सिटी में हैरी से जुड़े सुराग ढूंढते हैं। ट्रेलर में कई नए पोकेमॉन्स भी देखे जा सकते हैं। फिल्म डिटेक्टिव पिकाचू अमेरिका में 10 मई को रिलीज की जाएगी। जर्मनी के कोलोन में गुरुवार को कार्निवल शुरू हो गया। लोग तरह तरह की पोशाकें पहनकर फेस्टिवल को मनाने के लिए जमा हुए। परंपरा के अनुसार ठीक सुबह 11:11 पर लोगों ने अपनी ग्लास टकराकर उत्सव की शुरुआत की। कार्निवल का खास आकर्षण रोज मंडे होता है, जब हजारों लोग रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर विवादास्पद और व्यंग्यात्मक झांकियों के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं। ये कार्निवल हर साल जर्मनी के 3 शहरों कोलोन, ड्यूसलडोर्फ और मेंज में मनाया जाता है। शुक्रवार को रियो डी जेनेरियो कार्निवल की औपचारिक शुरुआत हुई। काल्पनिक किंग ऑफ मिसरूल रेमोमो को शहर की प्रतीकात्मक चाबी देकर इस उत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर मार्शी हंस की धुन बजाई गई। कार्निवल में लोग खूब मस्ती करते नजर आए। हर साल ब्राजील की सबसे मशहूर कार्निवल परेड रियो डी जेनेरियो, साल्वाडोर और रेसीफ में होती है। ये कार्निवल 6 मार्च तक चलेगा। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़कर उन सुझाव पर जरूर गौर करते हैं।
बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।